जय हिंद साथियों, मैं गिरिराज दिव्य दृष्टि क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी के एग्ज़ाम को लेकर, जिसमें बहुत सारे प्रश्नों पर हम आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जिसमें अगर जितने भी मेरे साथीगण हैं यहाँ मेरे साथ मिलकर यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, स्वाभाविक है हम आगामी एग्जाम में बहुत अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। क्लियर है? तो आज हम बात करने वाले हैं मैथ के वो उस क्वेश्चन की, और वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत अहम रोल निभाने वाले क्वेश्चंस हैं, और आगे चल के ये सभी प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। क्लियर? तो ज़्यादा वार्तालाप ना करते हुए आज हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, और आज का सेशन आपके लिए बहुत अहम रोल निभाने वाला है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो सब लोग बढ़िया ढंग से इस पर प्रैक्टिस कीजिए और डेली इस पर जमकर प्रैक्टिस कीजिए मेरे भाई। तो स्वाभाविक है आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा रिजल्ट बना सकते हो। क्लियर मेरे साथियों? तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है हम लोगों के सामने, तो इस पहले प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस पे जैसा कि प्रश्न बोलता है कि एक घड़ी को 144 रुपए में बेचा गया। बोलता है एक घड़ी है जिसको 144 रुपए में बेचा गया, और यदि लाभ प्रतिशत, बोलता है लाभ प्रतिशत आंकिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बोलता है घड़ी का क्रय मूल्य बताइएगा। देखिए, सबसे मेन बात ये होती है कि प्रश्न को पढ़ो और प्रश्न को पढ़ने के बाद उसके डिमांड को समझिएगा। प्रश्न को उठाना कहाँ से है और प्रश्न की डिमांड क्या है। तो यदि आपको ये चीज़ें भली भांति समझ में आ रही हैं मेरे साथियों, तो आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छा कर रहे हो। क्लियर है? बस आपको यह सीख लेना है कि प्रश्न को हमको तोड़ना कहां से है। देखिए, प्रश्न तो दुनिया करती है, सबको करना है, प्रश्न सभी करते हैं, लेकिन प्रश्न की पहचान करना है कि आपने यदि प्रश्नों पर आप क्वेश्चन पे काम कर रहे हो, तो काम जो कर रहे हो, अब ऐसा तो है नहीं है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसी पे आधारित दूसरा प्रश्न आ गया आपके एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है जी। अब वहां पर आपको उसकी डेफिनेशन को, उसकी शब्दावली को समझ के उस प्रश्न की डिमांड को समझना है। तो बस उन्हीं चीजों पर अपन को प्रैक्टिस करनी है दम से। ठीक है, चलिए। तो हालांकि अब बात करते हैं अपन लोग इस प्रश्न की। तो बोलता है एक घड़ी को 144 रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ आंकिक रूप से घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर है। तो मेरे साथियों, मैं सबसे पहले इस प्रश्न के डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे भाई इसका पूरा डिटेल समझो, इसका निचोड़ समझो, इसका पूरा डिटेल क्या है। ठीक है, यदि आप डिटेल समझ में आ गया तो आप राजा बन जाओगे। ठीक है भैया जी, बेटा बिल्कुल हमारी बात को समझाए। तो पहले इसका पूरा डिटेल समझो, डिटेल क्या है, फिर आगे चल के मैं आपको बताता हूं इसको ऑप्शन से कैसे निपटाना है। क्लियर मेरे साथियों? तो विद इन सेकंड में भी निपटाएंगे क्वेश्चन को। तो पहले आप तरीके से समझ लीजिए भाई इस क्वेश्चन का तरीका क्या है, जिससे आपको आगे चल के आगामी जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आप बना सकते हो उन क्वेश्चंस को। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको ये बात कर लेनी है भाई कि यहां पर देख लीजिए सर, एसपी बराबर क्या होता है। एसपी बराबर होता है सर सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट। क्लियर मेरे भाई? अपॉन 100, ये पढ़ते हैं बेटा हम लोग। क्लियर? चलिए, तो यहां से मेरी बात को समझिएगा, बड़े ध्यान से देखना, बहुत डिटेल में समझा रहा हूं एकदम तरीके से। अब बोलता है 144 रुपए में बेचा गया, तो मैंने क्या किया कि यहां पर हमने देखा कि भैया इसका प्रॉफिट और सीपी, यानी इसका प्रॉफिट परसेंट और इसका सीपी बोथ आर इक्वल, दोनों बराबर हैं। तो दोनों बराबर हैं, तो सर दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को मैंने x मान लिया। क्या मान लिया बेटा? x मान लिया। जैसे ही आपने इसको x माना, तो बड़ी बात को ध्यान दीजिएगा कि 144, यदि आपने सीपी को x रखा तो बेटा आपका ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर आपका कितना हो जाएगा, 100 प्लस x, 100 प्लस x। क्लियर मेरे भाई? अपॉन 100 कितने में बेचा सर? 144 रुपए में बेचा। ठीक है, अब यहां से आपको क्या कर लेना है, यहां से आपको देखो बेटा इसका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100 एक्स इक्वल टू 14,400। बिल्कुल डिटेल में समझिए। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, मैं आपको ये करना सिखा रहा हूं पहले। अब इसके बाद इसको उठाकर इधर लेके आ जाइएगा। तो इधर लेके आओगे मेरे साथियों, तो मेरी बात को समझिएगा, 14,400 क्लियर बराबर 0। तो कहीं ना कहीं ये वर्ग समीकरण बन गया। अब इस वर्ग समीकरण को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। जितने समय में आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, ठीक है, इतने में तो भाई
बहुत कुछ हो सकता है मेरे भैया, इतना समय हमको नहीं लगाना है। क्लियर है, मेरी बात को समझिएगा। तो आपको क्या कर लेना है कि भाई यहां पर देखिए, तो सबसे पहले तो डिटेल में भी यदि आप सॉल्व करते हो तो सर इसके दो फैक्टर कीजिए। इसके दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं सर? 18 8 144, तो एक जीरो। क्लियर मेरे भाई, तो हो जाएगा आपका 14,400। अब यहां पर आपको क्या कर लेना सर? माइनस का है, तो माइनस का है तो भैया कैसे आएगा? यहां पर प्लस का 100 है, तो प्लस का 100 प्लस माइनस में कब मिलेगा भाई? ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। अब यहां से x की वैल्यू क्या जाएगी? तो सर x की वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, तो 180 और यहां से प्लस का 80। तो मेरे भैया माइनस की वैल्यू तो हम ले नहीं सकते, तो कौन सी वैल्यू लेंगे सर? प्लस की वैल्यू लेंगे। तो आंसर कौन सा आ जाएगा सर? प्लस का 80 आ जाएगा। लेकिन ये तो हो गया पूरा डिटेल। अब इतने डिटेल में आपको क्वेश्चन को नहीं करना है। आपको कैसे करना है सर? ऑप्शन से देख के क्वेश्चन को करना है। विद इन सेकंड में ऑप्शन के साथ निपटाओ मेरे भैया। तो क्या करोगे? चीजों को समझने की कोशिश करो। उसने बोला है कि सर प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू सीपी है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यानी इसका मतलब है यदि मैं सीपी को 72 मानता हूं, यदि मैं सीपी को 72 मानता हूं, तो बेटा प्रॉफिट कितना होगा? यानी कितने पे बेचा जाएगा? 172 पे बेचा जाएगा। और जो कितने के बराबर होना चाहिए सर? 144 के बराबर होना चाहिए, 144 के बराबर होना चाहिए। यदि आपने 72 रुपए की वस्तु को 72% के लाभ पर बेचा, यानी 172 पे बेचोगे, तो बेटा इसका आंसर 144 होना चाहिए। क्या इसका आंसर 144 आएगा सर? नहीं आएगा मेरे भाई। क्लियर है, यानी इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। तो सर इसके आगे की कहानी कैसे करेंगे? तो मेरे भाई देखो, ये तो सब मोह माया है, ये तो सब मोह माया है बेटा, जो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है। क्लियर, मेरी बात को समझना। अब दूसरा आता है 80, यानी वस्तु को आपने 80 रुपए में खरीदा और इसको बेटा कितने में बेचा? 80% के लाभ पे बेचा, यानी 180% पे बेचा। तो क्या इसका वैल्यू 144 आ रहा है बेटा? 18 8 144, यानी ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस तरीके के क्वेश्चन को ऑप्शन से करना उचित रहेगा। क्लियर मेरे साथियों जी? बेटा बिल्कुल। क्या 90 से आ सकता है? यदि आप 90 से कैलकुलेट करना चाहो तो भैया मेरे देखो मेरे भाई, तो क्या 90 से आ सकता है? तो सर 90 से आएगा मेरे भाई, तो ये भी नहीं होगा। क्या 100 से आएगा? सर 100 से करके देखो मेरे भैया, तो 100 से करके देख दो, तो 100 से करके देखा तो सर इससे तो बिल्कुल ही नहीं आएगा मेरे भाई। तो उम्मीद है मेरा आंसर है क्या हो जाएगा? 80 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे साथियों? तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इतने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सर एक व्यक्ति ने कुछ 5 रुपए पर पेंसिल की दर, 5 पेंसिल की दर से 1 रुपए में, ठीक है, कुछ पेंसिल खरीदी। क्या बोला? कि बोलता है एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 रुपए पर पेंसिल की दर से, 5 पेंसिल पर रुपए की दर से। क्लियर मेरे भाई? 5 पेंसिल पर रुपए, यानी 1 रुपए में 5 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीदी। अब वो कितनी खरीदी हमको नहीं पता, ठीक है जी। फिर उसके बाद की दर से खरीदी और उन्हें 3 पेंसिल रुपए की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमको बताना है। क्लियर मेरे भाई? यानी एक व्यक्ति है जिसने कुछ पेंसिल खरीदी, कितने की दर से? 1 रुपए में 5 पेंसिल, 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदी और उन्हीं सभी पेंसिल को 3 पेंसिल की, यानी 3 पेंसिल, यानी 1 रुपए में 3 पेंसिल के हिसाब से बेच दिया। तो बताओ कितने का लाभ हुआ? तो भैया मेरे जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा मेरे साथियों, तो आपको क्या कर लेना? दिमाग लगाना थोड़ा सा। क्या कि यानी उस बंदे ने क्या किया मेरे भाई? उस बंदे ने मान लिए सीपी है, ये एसपी है। अब उसने 5 पेंसिल की दर से 1 रुपए में खरीदा और 3 पेंसिल की दर से 1 रुपए में बेच दिया, 1 रुपए में बेच दिया। अब यहां से उसको बेटा लाभ हानि प्रतिशत बताइए कितना क्या होगा, यानी उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आप लोगों के सामने आता है तो आपको क्या कर लेना मेरे साथियों कि भैया 5 का मल्टीप्लाई नीचे 1 में करो, तो 5 एकम 5। क्लियर मेरे भैया? और यहां से 3 का मल्टीप्लाई ये 1 में कर दो बेटा, 3 एकम 3। यानी वस्तु को कुल 3 रुपए में खरीदा
₹5 में बेच दिया, वस्तु को ₹3 में खरीदा, ₹5 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ मेरे भाई? ₹2 का लाभ हुआ। कितने पर? 3 पर। और 2/3 कितना होता है मेरे साथियों? तो 2/3 होता है बेटा 66, सही 2/3%। क्लियर है? उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोलता है एक राशि किसी निश्चित ब्याज की दर पर 17 वर्षों में स्वयं की 52 गुना हो जाती है। बेटा कितनी गुना हो जाती है? 52 गुना हो जाती है। तो बताइएगा कि यहां पर 12 वर्षों में वह कितना गुना हो जाएगी? 52 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी? क्लियर मेरे भाई? तो मेरी बात को समझो बेटा, तो बात को समझिएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो यहां से सर देखिए आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। क्लियर है जी बेटा? बिल्कुल। अमाउंट 1 - 1 अपॉन अमाउंट 2 - 1 इक्वल टू T1 अपॉन T2। यदि टाइम दिया जाए टाइम को लेके चलो, यदि रेट दिया जाए तो रेट को लेके चलो। क्लियर मेरे भैया? जी बेटा बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, विद इन सेकेंड में आप आंसर लेके आ जाओगे, विद इन सेकेंड में। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल, विद इन सेकेंड में आंसर लेके आ जाओगे। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो क्या होगा सर? यहां से देखो, बोलता है 17 वर्षों में 52 गुना। तो 17 वर्षों में 52 गुना, 52 - 1 कितने वर्षों में सर? 17 वर्षों में। तो बोलता है सर 12 वर्षों में कितने होगा? तो 12 वर्षों में कितना हो जाएगा बेटा? तो 12 वर्षों में A2 - 1। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल। तो यहां से मेरी बात को समझिएगा, 17 × 3 = 51। क्लियर बेटा? मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूं, 17 × 3 = 51, 12 × 3 = 36। तो क्या हो जाएगा सर आपका? A2 - 1 इक्वल टू 36। तो सर A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर A2 की वैल्यू आ जाएगी 27, 37 गुना। कितना आ जाएगा बेटा? 37 गुना। क्लियर है? जी बेटा बिल्कुल। तो मेरी बात को समझिए। अब यहां से तुम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग भी लगा सकते थे कि भाई 17 वर्ष में 52 गुना हो रहा है, 17 वर्ष में 52 गुना, तो ये अमाउंट की वैल्यू हो गई। तो हमको तो ऐसा ही चाहिए, ब्याज चाहिए, तो प्रिंसिपल 1 होता है, यानी कितना हो रहा है सर? 51 हो रहा है। तो 17 × 3 = 51। तो 12 वर्ष में कितना होगा? 12 वर्ष में 12 × 3 = 36, 36 में 1 जोड़ दो, क्योंकि ये घटाया ना बेटा इसमें। तो कितना सर? 37, 37 आपका आंसर हो जाएगा। बात खत्म। क्लियर है? तो आपको विद इन सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर लेना है। मेरी बात को समझिए। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिए। बोलता है सर एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। अधिक अंकित करता है, और यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, 20% की छूट देता है, तो इस प्रकार वह व्यापारी कितने प्रतिशत का लाभ या हानि प्राप्त करेगा? क्लियर है? तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। बहुत शानदार प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न को भी बेटा आपको कैसे करना है वो भी मैं भली भांति बता देता हूं। ठीक है, चलिए। तो एक व्यापारी अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो 20% क्या कर रहा है बेटा? 20% अधिक अंकित कर रहा है। 20% क्या कर रहा है सर? अधिक अंकित कर रहा है। तो 20% कितना होता है बेटा? 1/5। क्लियर है? जी बेटा बिल्कुल। और उस पर क्या कर रहा है बेटा? डिस्काउंट कितने का है सर? डिस्काउंट आपका 20% का है। डिस्काउंट कितने का है सर? 20% का। 20% का मतलब 1/5। क्लियर? मेरी बात को समझना। यानी हमारी वस्तु पहले बेटा कितने की थी सर? 5 की थी। 5 में कितने का इंक्रीमेंट हो गया सर? 1 का इंक्रीमेंट हो गया, कितने की हो गई सर? 6 की हो गई। क्लियर जी? जिस पे डिस्काउंट कितना है, तो डिस्काउंट देने से पहले कितने की थी सर? 5 रुपए की थी। अब डिस्काउंट देने के बाद कितने की हो गई सर? 4 की हो गई। क्लियर मेरे भाई? डिस्काउंट देने के बाद कितने की हो गई सर? 4 की हो गई। क्लियर मेरे भाई? तो 4 की हो गई। तो बेटा यहां से देखो 5 × 25
और 6 चौक 24। क्लियर मेरे भाई? तो बेटा ये हो गया तुम्हारा सीपी और ये तुम्हारा हो गया एसपी। क्लियर? तो यहाँ से कितने रुपए का लाभ, कितने रुपए का हानि हुआ? तो सर यहाँ से हानि हुआ बेटा हमको कितने का, 1 का। कितने पर सर? 25 पर। तो कितना होता है जी? 4%। 4% का लॉस हो गया बेटा, 4% का क्या हो गया सर? लॉस हो गया। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर मेरे साथियों? उम्मीद है आपको एक एक बात क्लियर हो रही होगी, एक एक बिंदु क्लियर हो रहा होगा हमारा। जी चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। बोलता है यदि कोई धनराशि, बड़े ध्यान से सुनना, एक एक बात क्लियर करेंगे बेटा हम आपको। जी बोलता है यदि कोई धनराशि, जी मेरे साथियों बड़े ध्यान से सुनिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है सर? कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में स्वयं को जोड़कर बेटा 3/8 गुना हो जाएगी। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? तो ब्याज की वार्षिक दर बता देनी है। तो ब्याज की वार्षिक दर का मतलब है कि बेटा इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब हो गया 27/8। कितना हो गया बेटा भैया? 27/8। मेरी बात को समझना मेरे साथियों जी, 27/8। यानी इसका मतलब है कि प्रिंसिपल आपका कितना था सर? प्रिंसिपल आपका 8 रुपए था। 8 रुपए जो बढ़ के बेटा कितना हो गया भैया सर? 27 हो गया। कितना हो गया सर? 27 हो गया। क्लियर मेरे भाई? कितने वर्षों में सर? 3 वर्षों में। कितने वर्षों में सर? 3 वर्षों में। तो 3 वर्ष हैं तो भैया पहले इसको 1 वर्ष में लेके आओ। तो 1 वर्ष में लाने के लिए हम क्या करेंगे सर? क्यू रूट करेंगे। 1 वर्ष में यानी पहली वर्ष में लाने के लिए, पहली वर्ष में लाने के लिए क्या करेंगे? क्यू रूट करेंगे। तो ये हो जाएगा सर आपका 2:3। क्लियर मेरे भाई? तो 2 रुपए की वस्तु बेटा 2 रुपए है, 2 रुपए से बढ़ के कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। यानी कितने का इंक्रीमेंट है? 1/2। 1/2 कितना होता है सर? 50%। 50% आपका आंसर आ जाएगा। आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते थे। क्लियर है जी? तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर लेना है। क्लियर मेरे साथियों? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब यहां से आपको क्या कर लेना है, आपको देखिए चीजें कैसे करनी है मैं आपको पूरा बता देता हूं बेटा, आपको भैया काम कैसे करना है। यदि आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, यदि आप ऑप्शन से करना चाहो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है मेरे साथियों जी? तो सबसे पहले भैया हम लोग क्या करेंगे सर? A अनुपात B निकालेंगे। तो A अनुपात B कितना है? तो सर A अनुपात B बताइए। तो A अनुपात B 2 1 कम 2 2 चौक 8। तो कितना हो जाएगा सर? 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। B/C कितना आएगा सर हमारा? तो सर B/C हमारा कितना हो जाएगा? तो सर 3 1 कम 3 3 3 का 9। क्लियर मेरे भाई? तो कितना हो जाएगा बेटा आपका भैया? तो हो जाएगा 3 1 कम 3 5 1 कम 5 यानी 3:5। क्लियर है? तो C/D कितना आएगा आपका? तो C/D हो जाएगा सर आपका यहाँ से 2 दूनी 4 2 3 6 यानी कितना? 10:9। क्लियर है जी? और यदि यहाँ से आप लोग रेशो निकालना चाहते हैं तो आप रेशो भी निकाल सकते हैं ABCD। क्लियर मेरे साथियों? मैं आपको ये निकालना सिखा दे रहा हूँ और यदि मेरी मानो तो भैया आपको ऐसा करने का भी ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करने की ज़रूरत है केवल। क्लियर है? बट आपको पहले एक तरीका समझा देता हूँ, पैटर्न समझा देता हूँ, यदि कभी आपको भूल चूक हो जाए तो आप निकालना तो सीख सकते हो जी मेरे साथियों। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मेरी बात को समझिएगा। यदि दिमाग लगा दिए तो राजा बन जाओगे। क्लियर है भैया? जी बेटा बिल्कुल। तो ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है। सबसे पहले A की वैल्यू, A की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा सर आपका? 120। क्लियर है? 120। उसके बाद आपको सर B का वैल्यू निकाल देना है। सर A को छोड़ देना है। B का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 3 एकम 3 3 ढाई 30। क्लियर मेरे भैया? जी बेटा बिल्कुल 30 आ गया। उसके बाद आपको सर C की वैल्यू निकाल देनी है। यहीं से स्टार्ट करेंगे। 5 एकम 5 5 ढाई 50। क्लियर जी? 5 ढाई
50। क्लियर मेरे साथियों। तो यहाँ से देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 50 और यहाँ से आपका कितना आ जाएगा सर, लास्ट का 9 पंजे 45। क्लियर है। अब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए सर, 24 पंजे 120। क्लियर मेरे भाई। तो 5 यहाँ से 5 छक्का 30, 5 धाई 50, पनम 45। क्लियर मेरे भाई। 24 6 10 9, 24 6 10 9 बेटा आपका आंसर हो जाएगा। 24 6 10 9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया पूरा आपका डिटेल। क्लियर मेरे भैया, ये क्या हो गया पूरा आपका डिटेल। अब इसी क्वेश्चन को, इसी प्रश्न को बेटा यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो तो आप राजा बन जाओगे। कैसे कि उसने बोला कि सर ए अनुपात बी आपका कितना होना चाहिए, 4:1 होना चाहिए। ठीक है। बी अनुपात सी कितना होना चाहिए सर, बी अनुपात सी आपका 3 अनुपात ये कितना है सर, 3 अनुपात आपका 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए सर, 3 अनुपात 5 होना चाहिए। दूसरा सी अनुपात डी कितना होना चाहिए सर, सी अनुपात डी आपका 10 अनुपात 9 होना चाहिए। क्लियर है। अब आपको डायरेक्ट देख लेना है कैसे काम करना है, सुनना मेरी बात को कि सर यहाँ पे देखो पहले ऑप्शन में देखो, क्या पहले ऑप्शन में 4 अनुपात 1 मिल रहा है, यानी ए अनुपात बी क्या हमको 4 अनुपात 1 मिलेगा सर, नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसमें देखो बेटा क्या इसमें 4 अनुपात 1 मिलेगा, 6 कम 6 6 चौक 24, यानी 4 अनुपात 1 मिल रहा है, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। क्या इसमें 4 अनुपात 1 मिलेगा सर, इसमें भी मिलेगा 4 अनुपात 1, यानी ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है। क्या इसमें मिलेगा सर, ये नहीं हो सकता। तो ना ये हो सकता ना ये हो सकता। अब इसमें क्या करना, इसमें भी आपको दोनों का बेटा लास्ट वाला देख लो, लास्ट वाला 10 अनुपात 9 होगा। अब 10 अनुपात 9 क्या इसमें आ रहा है सर, नहीं आ रहा, केवल इसमें आ रहा है। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से काम कर सकते हो, ऑप्शन से काम कर सकते हो, आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने कुछ बेटा इधर उधर करने की भाई कलाबाजी कुछ नहीं करनी हमको, बस सीधी सीधी बात है, सीधा सीधा काम कर लेना है, खत्म। ठीक है। दिमाग फालतू लगाना नहीं है भाई, दिमाग लगाने वाली कोई ऐसी चीज थी नहीं हमारे सामने अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है सुरेश की 8 साल पहले शादी हुई थी। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, बड़ा प्यारा प्रश्न है। सुरेश की 8 साल पहले शादी हुई थी, वर्तमान में उसकी आयु उसकी शादी की आयु से 6/5 गुना है, 6/5 गुना है। यानी इसका मतलब है कि शादी की आयु और अभी की आयु में यदि हम कंपेयर करें तो वो 6/5 का मतलब पहले वो 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो गई। पहले कितनी थी, 5 थी, 5 से बढ़ के 6 हो गई। क्लियर मेरी बात को समझना। 6/5 गुना का मतलब यही होता है बेटा, 6/5 गुना का मतलब पहले कितनी थी, शादी के समय कितना था, 5 भाग था। अब 5 भाग से बढ़ के अब कितना हो गया सर, अब 6 हो गया। मेरी बात को समझिए। क्लियर जी। और सुरेश की बहन उससे 10 साल छोटी है, यानी 10 साल छोटी, उसके शादी के समय भी 10 साल ही छोटी होगी, आज भी 10 साल छोटी होगी, क्योंकि डिफरेंस तो बेटा इक्वल रहता है सब जगह। भाई डिफरेंस कभी अलग अलग होता है क्या भाई, एज के अंदर, एज चैप्टर के अंदर डिफरेंस कभी भी अलग अलग नहीं होता है। चाहे हम 2 साल पहले की बात करें, चाहे हम 10 साल बाद की बात करें, तो डिफरेंस हमेशा आपका इक्वल रहेगा जी साथियों। तो यहां पर हमारी बात को समझिए। तो सुरेश की बहन उससे 10 साल छोटी है, यानी हमको डिफरेंस समझ में आ गया, 10 साल छोटी है। क्लियर मेरे साथियों। तो मेरी बात को समझिए। तो बोलता है सर सुरेश की बहन की वर्तमान आयु कितनी क्या होगी, तो वर्तमान आयु बता दीजिए। तो वर्तमान आयु बेटा सुरेश की बहन की निकालने के लिए हमको पहले सुरेश की आयु वर्तमान निकालनी पड़ेगी। तो हमारी बात को समझिए, कैसे निकालेंगे जी, बिल्कुल एकदम बच्चा कॉन्सेप्ट बेटा, एकदम भैया बच्चा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल कुछ नहीं करना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्वेश्चन जितना दिख रहा है ना उतना कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर आएगा। बोलता है सुरेश की 8 साल पहले शादी हुई थी, यानी इसका मतलब है कि अब की और शादी की समय की बात करें तो शादी के समय बेटा, शादी के समय ये थी, यानी शादी के समय ये वाला भाग था, और अब कौन सा है सर, 6 भाग है। यानी इसका मतलब है डिफरेंस कितने का है सर, 1 का है। तो 1 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब 1 बराबर कितने साल का डिफरेंस है, 8 साल का डिफरेंस है। तो 1 बराबर 8 साल, तो अभी कितने का है सर, 6 भाग है, तो 6 बराबर 48 साल। यानी इसका मतलब है कि सुरेश आज कितने साल का है सर, सुरेश भाई आज 48 साल का है। तो बहन जी कितने की हो जाएंगी,
तो बहन जी सर 10 साल छोटी हैं, तो 10 साल छोटी हैं तो बहन जी आपकी 38 साल की हो जाएंगी। 38 साल दिख रहा है कहीं? जी बिल्कुल दिख रहा है मेरे भैया, 38 साल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर है मेरे भाई? जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ें सब लोग। जी साथियों, तो बड़े ध्यान से पढ़ें प्रश्न को, बहुत शानदार प्रश्न है। बोलता है एक बर्तन में कुछ शुद्ध दूध है, यानी एक बर्तन बना हुआ है, उस बर्तन में शुद्ध दूध है। शुद्ध दूध का मतलब क्या होता है मेरे भाई? साथियों बिल्कुल जानते होंगे आप लोग, शुद्ध दूध का मतलब है कि उसमें पानी नाम की कोई मात्रा नहीं है। अभी पानी नाम का कोई पदार्थ ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं है मेरे भाई, केवल दूध ही दूध है। एक बर्तन है जिसमें दूध भरा हुआ है, केवल मात्र प्योर शुद्ध दूध भरा हुआ है। अब उसके बाद बोलता है हमने 18 लीटर दूध निकालकर 18 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, यानी शुद्ध दूध था जिसमें से 18 लीटर दूध निकाला, तो दूध की मात्रा कम हो गई। तो भैया उसने क्या किया दूध वाले भैया ने कि भैया उसमें 18 लीटर पानी मिला दिया। तो अब उसके बाद जैसे ही दूध निकाल के पानी मिलाया तो वो शुद्ध दूध नहीं रहा, अब क्या बन गया सर? मिश्रण बन गया। अब क्या बन गया सर? मिश्रण बन गया। और मिश्रण पहले भी उतना था और आज भी उतना ही है मेरे भैया, अभी भी उतना ही है, क्योंकि 18 लीटर पानी मिल गया तो इक्वल हो गया, मात्रा तो वहीं की वहीं हो गई जी। तो बोलता है यह प्रक्रिया उसने कुल 2 बार की। कितनी की? कुल 2 बार की। और लास्ट में आके उसको दूध और पानी का अनुपात 9:16 हो गया, यानी लास्ट में आके 2 बार प्रक्रिया करने के बाद दूध और पानी का अनुपात 9:16 हो गया। तो बताइए शुरुआत में, प्रारंभ में भैया दूध की मात्रा कितनी थी? क्लियर मेरे भाई? यानी इसका मतलब है कि भैया ये आपका देखो, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 9:16 कब हुआ? यानी ये पानी ऐड 16 कब हुआ? दूध निकालने के बाद। यानी इसका मतलब ये जो 16 पानी मिला है ना, जो पहले क्या था सर? दूध हुआ करता था, अब क्या हो गया सर? पानी हो गया। मेरी बात को समझिए। तो यानी इसका मतलब है कि यदि मैं बात करूं शुरुआत की यानी स्टार्टिंग की, तो बेटा स्टार्टिंग में दूध कितना था? तो स्टार्टिंग में यदि मैं बात करता हूं तो सर स्टार्टिंग में 9 और 16, क्योंकि 16 भी तो पहले दूध था ना भाई, दूध की जगह पानी आया है। तो शुरू में कितना था? तो 9 + 16, तो 9 + 16 यानी स्टार्टिंग में कितना था सर? दूध आपका पहले 25 था। पहले कितना था सर? 25 था। अब 25 से बेटा अब एंड यानी लास्ट में कितना हो गया? तो सर लास्ट में आपका 9 हो गया। कौन? मिल्क। बात किसकी हो रही है सर? मिल्क की हो रही है, यानी दूध की बात हो रही है केवल। दूध स्टार्टिंग में टोटल 25 था, एंड में जाके 9 रह गया। कितनी प्रोसेस में सर? 2 प्रोसेस में। कितनी प्रोसेस में सर? 2 प्रोसेस में। तो इसको फर्स्ट प्रोसेस में लेके आओ, यानी इसको पहली प्रोसेस में लेके आओ मेरे भाई। तो पहली प्रोसेस में लाने के लिए क्या कर देंगे सर? स्क्वायर रूट कर देंगे। क्यों कर देंगे मेरे भैया? क्योंकि दो प्रोसेस हुई हैं, 2 प्रक्रिया हुई हैं। यदि 3 होती तो क्यू रूट कर देते। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यानी ये 5 और ये आपका 3, यानी दूध पहले कितना था? 5 था, 5 से घट के कितना रह गया सर? 3 रह गया। कितने के बाद सर? 18 लीटर निकालने के बाद, यानी 2 = 18 लीटर। 2 = 18 लीटर, 1 = 9 लीटर। तो बोलता है सर प्रारंभ में कितना था? प्रारंभ में कितना था सर? 5 था, तो 5 = 45 लीटर। क्लियर मेरे साथियों? जी बेटा बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। यदि आप एग्जाम की तैयारी बहुत ढंग से करना चाहते हो जी बिल्कुल मेरे साथियों, तो स्वाभाविक है आप बहुत बढ़िया ढंग से हर एक प्रश्न पर मेरे साथ काम कर सकते हो। क्लियर है? चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बोलता है कि सर ए और बी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। ए और बी 2 व्यक्ति हैं जो काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं और वे 20 दिन तक साथ में काम करते हैं। 20 दिन तक साथ में काम करते हैं, यानी ए और बी तीनों 30 दिन का काम है टोटल, जिसमें से
30 दिन का काम है, जिसमें से उन दोनों ने मिलके 20 दिन काम किया। तो मैंने देख लिया कि भाई ए और बी 30 दिन का काम है, तो भैया एक दिन में कितना करते हैं सर? एक दिन में 1/30 करेंगे। जब एक दिन में 1/30 करेंगे दोनों मिलके, भाई 30 दिन में काम करते हैं ना, तो एक दिन में कितना करेंगे? 1/30 करेंगे। लेकिन किया कितने दिन सर? 20 दिन काम किया। कितने दिन काम किया सर? 20 दिन काम किया। तो 20 दिन के हिसाब से कितना भाग हो गया सर? 2/3 भाग हो गया। कितना भाग हो गया सर? 2/3 भाग हो गया। तो शेष कितना बचा? तो शेष कितना बचा मेरे भाई? तो शेष बचा सर आपका 1/3। शेष कितना बचा सर? 1/3। अब 1/3 काम को कौन करता है सर? 1/3 काम को ए करता है 15 दिन में। कितने दिन में सर? 15 दिन में। कौन करता है सर? ए करता है। तो बोलता है ये पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो सर ये अकेला पूरे काम को 15 तिया 45 यानी 45 दिन में करेगा। क्लियर मेरे साथियों? जी बेटा बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर है? जी बेटा बिल्कुल। तो उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया ढंग से क्वेश्चन के आंसर निकाल सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान से सुनिएगा जी। एक व्यक्ति अपनी औसतन चाल 45 किलोमीटर पर घंटे से एक निश्चित दूरी को, एक कोई निश्चित दूरी है जिसको 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 40 मिनट में तय करता है। 40 मिनट में तय करता है। यदि दूरी को 30 मिनट में तय करना हो तो व्यक्ति की चाल क्या होगी? बिल्कुल मेरे भाई, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस समझने वाली बात है। समझ के क्वेश्चन को निपटा दो मेरे भाई। क्लियर जी? तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है तो बड़े ध्यान से सुनिए। यदि हम समय की बात करें, यदि हम टाइम की बात करें, ध्यान से सुनना मेरे साथियों, यदि हम टाइम की बात करें बेटा, तो टाइम में क्या करना है आपको? चीजों को समझ लेना है कि भाई पहली दूरी को, एक कोई निश्चित दूरी है जिसको 40 मिनट में पहले तय करता है बेटा। कितने में सर? 40 मिनट में। अब वो कितने में तय करना चाह रहा है सर? 30 मिनट में तय करना चाह रहा है। कितने में सर? 30 मिनट में तय करना चाह रहा है। तो यदि मैं इसका रेशो बनाऊं तो सर इसका रेशो कितना बनेगा? तो सर इसका रेशो बन जाएगा 4:3। क्लियर मेरे भाई? तो सर स्पीड का रेशो कितना आ जाएगा? तो सर स्पीड का रेशो हो जाएगा, क्योंकि ये टाइम और स्पीड हमेशा बेटा एक दूसरे के कैसे होते हैं सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टाइम और स्पीड हमेशा एक कैसे होते हैं सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। का मतलब यदि टाइम बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। क्लियर मेरे भाई? एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो उस कंडीशन में आपकी बेटा स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा सर? 3:4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 3:4 हो जाएगा। क्लियर मेरे साथियों? जी बेटा बिल्कुल। अब यहां से हमको क्या कर लेना है? हमको ये देख लेना है कि सर पहली चाल कितनी थी आपकी? 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो सर यहां से देखिएगा कितने का गुणा करेंगे सर? 15 का गुणा करेंगे। तो यहां भी आप लोग 15 का गुणा कर दो मेरे भाई। तो इंटू 15 करो बेटा, तो 15 तक कितना आ जाएगा सर? 60 किलोमीटर पर आवर। क्लियर मेरे भैया? तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए। अब यहां से देखिए, क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, क्या मांग रहा है। जी बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुना जी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दिया गया दंड आरेख, बेटा आपके सामने एक आरेख दिया गया है। अब इसको भली भांति बहुत बढ़िया ढंग से पहले देखना है, समझना है, पढ़ना है जी। और बोलता है कि 2014-2015 के दौरान एक कंपनी के द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों के निर्यात को लाख रुपए में दर्शाया गया है। क्लियर जी। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 2014 में निर्यातित, ठीक है, बी, डी और ई प्रकार के वाहनों की कुल संख्या 2015 में निर्यातित ए, सी, डी और ई के प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है?
क्लियर है? तो लगभग आपको बता देना है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूं, यदि ना भी दिख रहा हो इसमें से मैं काउंट करके बता दूंगा आपको कितना कितना इसका वैल्यू है। ठीक है, तो मेरी बात को समझिए, कौन कौन से में पढ़ना है सर? 2014 में कौन कौन सी है? बी, डी और ई। तो बी, डी और ई, तो 2014 में देखिए, 2014 में बी, डी, ई, तो 20 और यहां से 45, तो बेटा यहां से देखो, यहां से कितना है आपका 25, 25 और 45 आपका कितना हो गया सर? आपका 70 हो गया। 70 और ई कितना हो गया सर? 120। क्लियर मेरे भाई? 120 बेटा। क्लियर? जो बोलता है किसका सर? 2015 में, 2015 में, तो 2015 में कौन कौन सी हैं सर? 2015 में ए, सी, डी, ई, तो ए, सी, डी, ई, तो ए, सी, डी, ई निकालिएगा, ए, सी, डी, ई, बी को छोड़ दो केवल। 2015 में आपका ए यानी 35, आपका 40, 35, 40 आपका बेटा कितना हो गया? 75, 75 और 55 बेटा भैया आपका कितना हो गया? 130, 130 और आपका 57 यानी 187। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल। तो यानी इसका मतलब इसका परसेंटेज आपको बता देना है कितना होगा। तो मेरी बात को समझिए, आप कैसे निकालोगे मेरे भाई? तो देखिए, आपको लगभग बता देना है। अब आप इसको कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो भैया इतने में तो बहुत देर हो जाएगी, समझो मेरी बात को। तो आप क्या करो सर, इसको लगभग मान के चलो। कितना सर? इसको लगभग मैं 180 मान के चलता हूं, लगभग 180 मान के चलो। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लगभग 180 मान के चलो, इससे मैं आंसर आसानी से निकाल सकता हूं। लगभग यदि मैं 180 मान के चलता हूं तो सर 20 या 60, ठीक है, कितना आता है मेरे भाई? ये कितना? 60 दूनी 120, 60 या 180। क्लियर मेरे भैया? और 2/3 लगभग कितना जाता है बेटा अपना? 66.66। क्लियर मेरे भाई? इतना जाता है। यदि स्वाभाविक है बेटा, मैं इसे नीचे वाली संख्या को ज्यादा करूंगा तो ये जो रिजल्ट आया है ना, ये थोड़ा लगभग कम जाएगा, थोड़ा लगभग कम जाएगा। यदि 180 से मेरा 66.6 आ रहा है, यदि मैं इसको 187 करूंगा तो लगभग थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो लगभग थोड़ा सा कितना कम हो सकता है? तो 160 से थोड़ा सा कम बेटा कितना हो सकता है? तो 64.2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस इन बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करो, नहीं तो आप ये लोग ऐसे कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो हो गया बेटा भंडारा। फिर तो समझो मेरी बात को, ऐसे काम नहीं करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो काम कैसे करना है अपन को। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि सर 2014 में ए प्रकार और सी प्रकार के वाहनों की निर्यात की संख्या तथा 2015 में बी और ई प्रकार के वाहनों की संख्या की निर्यात का कुल संख्या का अनुपात कितना होगा? क्लियर है? तो 2014 में कौन कौन सी बताना है मेरे भैया? तो 2014 में ए और सी, तो ए और सी आपका बता देना है 27 और 43। 27 43 कितना होता है सर? आपका 70 होता है। क्लियर मेरे भैया? जी बेटा बिल्कुल। उसके बाद बोलता है सर 2015 में बी और ई, तो 2015 में बी और ई, बी और ई का बता देना 2015 में। तो 2015 में बी और ई का कितना हो जाएगा सर? 33 और 57। 33 57 कितने होते हैं सर? 90 होते हैं। तो अनुपात कितना जाएगा सर? 7:9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? 7:9 हो जाएगा। क्लियर है? 7:9 आपका आंसर हो जाएगा। इतने में आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर मेरे साथियों? बताइए, कोई डाउट, कोई परेशानी किसी कैंडिडेट को? सर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। देखिए, अब यहां से क्वेश्चन आपके सामने क्या मांग रहा है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? बोलता है किसी वस्तु पर 32% की छूट देने के बाद, यानी कोई वस्तु है जिस पर मैंने 32% की छूट देने के साथ अथवा 20% और 12% की दो क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपए का अंतर है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताओ कितना होगा। ठीक है, मेरी बात को समझना। तो यहां पर आपको क्या कर लेना, चीजों को थोड़ा सा समझ लेना है। ठीक, तो समझे मेरी बात को। अब यहां पर आपको क्या कर लेना बेटा कि क्रमिक छूट और 32, तो पहले हम क्या करेंगे बेटा, इनका क्रमिक छूट निकाल देंगे सर। 20 + 12 माइनस 20 × 12/100। क्लियर? जी बिल्कुल। अब मेरी बात को समझिए।
अब आपको क्या कर लेना है सर, चीज़ों को समझ लेना है। क्लियर भाई? जी बेटा बिल्कुल। अब यहाँ से आपको क्या कर लेना है, ये 32, तो यहाँ से अच्छा टोटल, यदि टोटल डिफरेंस लगा दो तो डायरेक्ट काम हो जाएगा मेरे भाई। अगर आप चाहो तो देखिए, आप चाहो तो टोटल काम कर लेते हैं, तो टोटल कर लेंगे तो मेरे भाई देखो ये 32 हो रहा है, 32 से आपका 32 कट जाएगा तो डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट कर लीजिए तो दिमाग चल जाएगा मेरे भैया, समय भी बचेगा। टोटल पहली कितनी है सर, 32 है। दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, तो डिफरेंस देखो बेटा आपका कितना है सर, पहला कितना है सर 20 + 12 माइनस 20 × 12 बटे 100 बराबर कितना है सर 36 है। क्लियर? जी बेटा बिल्कुल। अब यहां से मेरी बात का ध्यान देना बेटा सब लोग। तो 32 माइनस ये कितना आ गया सर 32 प्लस ये कितना आ जाएगा सर आपका, ये सर प्लस का हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा सर 2.4। क्लियर मेरे भैया? जी बेटा बिल्कुल 36, यानी इसका मतलब 32 से आपका 32 कैंसिल हो गया। तो 2.4 की वैल्यू आपकी बेटा इतनी है, तो बताइए 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो सर 100% की वैल्यू आ जाएगी 36/2.4 × 100। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये आपका कितना जाएगा 15 और 1500 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी डाउट, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मेरे भैया। क्लियर साथियों? जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75%, ये 75% है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना खर्च करता है बेटा? 75% खर्च करता है। 75% खर्च करता है। उसकी आय में यदि 50% की और खर्चे में 80% की वृद्धि होती है, तो उसकी मासिक आय में मासिक बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? मेरी बात को समझना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको क्या कर लेना, चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेना है। क्लियर मेरे भाई? जी बेटा बिल्कुल। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, कैसे काम करना है। यदि हम बात करें सर इसके एक्सपेंडिचर यानी इसके खर्चे और बचत की, तो खर्चा और बचत का यदि मैं रेशो निकालता हूं, खर्चा और बचत का यदि मैं रेशो निकालता हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, तो इसका मतलब हो गया 75% खर्च करेगा तो 25% बचाएगा मेरे भाई। तो यानी इसका रेशो कितना निकल गया सर? इसका रेशो निकल गया 3:1। क्लियर है? ये आपको अपने दिमाग के अंदर सेट कर लेना है, स्वाभाविक है, जिससे आप भली भांति बहुत बढ़िया ढंग से अपना काम कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ये हमारा खर्चा हो गया। क्लियर मेरे साथियों? और ये हमारी बचत हो गई। ठीक है जी। अब ये खर्चा, ये बचत है। बोलता है आय में 50% की वृद्धि होती है और व्यय का मतलब खर्चे में 80% की वृद्धि होती है। इसमें 80% की क्या होती है सर? वृद्धि का मतलब प्लस। और बचत में बताइए कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, जिससे आपका टोटल इनकम, टोटल आय 50% बढ़ जाता है। टोटल आय कितना बढ़ जाता है सर? 50% बढ़ जाता है, जिससे आपका बेटा यहां से ऑलरेडी पहले से रेशो कितना है सर? 3:1 है। क्लियर मेरे भाई? अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सर 80 में से 50 गए तो कितने बचे सर? 30 बचे। क्लियर मेरे भाई? 30 बचे। तो 1 = 30 है। 1 = 30 है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 1 = 30 है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा। 1 = 30 है तो सर 1 = 30 है तो मेरे भाई ये हो जाएगा 90। ये क्या हो जाएगा? 90। अब यहां से आपको एक चीज समझनी है कि यदि आपको ये एलिगेशन प्रोसेस आती है तो आपको ये समझना है ये जो वैल्यू है वो एक वैल्यू से छोटी है, तो बेटा इससे क्या होगी सर? बड़ी होगी। तो इससे बड़ी होगी तो देखो हमें 90 लाना है, तो 90 में से 50 गए तो कितने बचे सर? 40 बचे। अब ये 40 का, ये 90 कैसे है? पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव है तो बेटा ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। तभी तो इनका डिफरेंस क्या आएगा सर? 90 आएगा। इनका डिफरेंस क्या आएगा सर? 90 आएगा। कैसे मेरे भाई? ऐसे ही तो आएगा सर, 50 माइनस 40, तभी तो बेटा 90 बनेगा मेरे भाई। तो ये 90 बनेगा तो यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो कितना आएगा सर? माइनस का 40%। और माइनस का मतलब क्या होता है सर? माइनस का मतलब होता है कमी।
क्लियर मेरे भाई। माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब होता है कमी, तो 40% की क्या हो जाएगी सर, कमी हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर दे रहा हूं मेरे भैया। बताइए साथियों, यदि कोई दिक्कत तो, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति किसी प्रकार की, जी भाई मेरे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने, आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से आपको हर एक क्वेश्चन पे काम कराया है भाई हमने जी। तो बस ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस करते जानी है हर एक क्वेश्चन पर। डेली आपके लिए ऐसे ये बहुत बढ़िया शानदार शानदार सेशन लेकर आ रहा हूं। क्लियर मेरे भाई। चलिए तो यहां पर देखिएगा 4.5, 0.009, 0.18 का लघुत्तम यानी एलसीएम बताना है। तो इनका एलसीएम कैसे बताएंगे भाई, तो एलसीएम बताने के लिए आपको क्या कर लेना है, जैसे आप दिमाग लगाओ भाई ऐसे काम कर सकते हो। ठीक है जी। चलिए तो यहां से देखिए हमारी बात को, ये क्या है सर, यहां पे देखो ये 10, तो पॉइंट हटा दिया। क्लियर मेरे भाई। यहाँ पे कितना पॉइंट हटाएंगे तो सर 3 0। क्लियर। यहाँ पे देखो सर, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितनी 2 0। तो मैं क्या करूँगा मेरे साथियों कि मैं सब में ना बेटा डिनोमिनेटर इक्वल कर दूंगा। अब डिनोमिनेटर इक्वल कैसे करूँ मेरे भाई, तो डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए सर 1000 है, तो इसको 1000 बनाने के लिए 1 0 नीचे तो 1 0 ऊपर आएगी। अब इसको भी 1000 बनाना है तो सर 2 0 ऊपर आएंगे। क्लियर मेरे भाई जी बेटा बिल्कुल। अब इनका एलसीएम निकाल दो सर, इनका एलसीएम कितना जाएगा, तो सर इनका एलसीएम आएगा भाई देखो 9 से भी आपका 4500 कटेगा, 180 से भी आपका 4500 कटेगा, तो 4500 क्या हो जाएगा भैया मेरे, आपका एलसीएम हो जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू का आपको एचसीएफ ले लेना है, तो एचसीएफ यानी 1000। क्लियर मेरे भैया। तो 2 0 से आपका 2 0 कट गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.5। 4.5 बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इतने में आपको कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी कैंडिडेट को। क्लियर मेरे साथियों। बताइए कोई डाउट किसी भी प्रकार का नहीं। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपको बहुत बढ़िया ढंग से हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। हमने हर क्वेश्चन को आपको बहुत बखूबी बहुत बढ़िया ढंग से एक्सप्लेन किया है जी मेरे साथियों। तो उम्मीद करता हूं आगे के सेशन में भी आप ऐसे सहयोग करें मेरे भाई, और स्वाभाविक है बहुत बढ़िया ढंग से ईमानदारी से पढ़ें मेरे साथ। क्लियर जी। तो ऐसे प्रैक्टिस करते जाएं और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। क्लियर मेरे साथियों। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद साथियों।